अस्सलामुअलैकुम। एक पेज के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के बाद मुल्क की सूबाई और कौमी असम्बलियों की तश्कील होना शुरू हो चुकी है, मगर धांधली का जो शोर उठा था वो मैंडेट चोरी के स्लोगन के साथ एहतजाज का रुख इख्तियार करता जा रहा है और आने वाले दिनों में धरने और लॉन्ग मार्च की बुनियाद भी रख सकता है, क्योंकि साफ शफाफ इंतखाबात ना होने का शोर सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं मचा रही, बल्कि MQM की राब्ता कमेटी के इजलास की गुफ्तगू मंजर आम पर आने के बाद मालूम पड़ा है कि किसी का 50-60% मैंडेट चोरी का है तो किसी के पास 100% चोरी का मैंडेट मौजूद है। पहले तो ये शोर सिर्फ पाकिस्तान तक ही था, मगर अब अमेरिका में भी पाकिस्तान के आम इंतखाबात को लेकर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अमेरिकी हुकूमती जमात डेमोक्रेटिक के 33 अरकान ने सदर बाइडन और वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को ख़त लिखकर मुतालबा किया है कि अमेरिका पाकिस्तान की नई हुकूमत को तब तक तस्लीम न करे जब तक इंतखाबात में मुदाखलत की शिकायत की मुकम्मल, साफ, शफाफ और काबिल एतमाद तहकीकात नहीं हो जाएं। हालांकि इस खत से पहले अमेरिकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर एक प्रेस टॉक में बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अब अमेरिका तहकीकात पर जोर देता है या नहीं, पाकिस्तान में अलबत्ता जरूर इंतखाबात की शफाफियत पर तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। एक जानिब सियासी जमातें एक दूसरे पर मैंडेट चोरी का इल्जाम लगा रही हैं, तो दूसरी जानिब इत्तेहाद के जरिए इक़्तिदार में आने वाली जमातें भी काबीना का हिस्सा बनने से इस्तराज बरत रही हैं। पहले मौलाना फजल रहमान ने अपने साबिका दोस्त सियासी जमातों से दूरी इख्तियार की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो हुकूमत साजी का हिस्सा न बनने का ऐलान किया, बल्कि असम्बली की हैसियत पर भी सवाल उठाते हुए अपोजिशन बेंचों का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया। तमाम दर एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 6 जमाती इत्तेहाद बनाकर हुकूमत तश्कील देने का मुआहिदा तो कर लिया, मगर पहले पीपल्स पार्टी और अब MQM काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर रही है। यानी सारी जमातें मिलकर मुस्लिम लीग नून को आगे कर रही हैं और कोई भी बोझ बांटने के लिए आगे आने को तैयार नहीं। अब इक़्तिदार की बंदर बांट हो चुकी, किसी ने सदारत ले ली तो किसी ने वज़ीर आज़म, किसी के हिस्से में जो है वो चेयरमैन सेनेट आएगा और किसी के स्पीकर का ओहदा। इस तरह सूबे भी सियासी जमातों के माबैन तकसीम कर दिए गए हैं। पंजाब नून लीग को मिल गया तो पीपल्स पार्टी के हिस्से में सिंध आया और तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा थमा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए रियासत पर जिम्मेदारी आयद की कि हमारा हक हमें दिया जाए, वगरना हम हक लेना जानते हैं। जो जुल्म मेरी पार्ट है, मेरी पार्टी के वर्कर के साथ हुआ है, मेरी पार्टी की खवातीन के साथ हुआ है, मैं यहाँ मुतालबा करता हूँ कि उसका अदाला किया जाए, अपनी इस्लाह करें। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो। अगर कोई ये समझता है कि हम अपना हक लेना नहीं जानते तो ये उसकी भूल है। हम हक लेना भी जानते हैं, हम हक छीनना भी जानते हैं। कौमी असम्बली में आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक 199 वोट लेकर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा आमिर डोगर ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में एक इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ और एक 9 फरवरी को, जबकि धांधली करके हमारी 80 से जायद सीट्स छीनी गई। इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ और आप जानते हैं, आपकी क़यादत जानती है कि फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया और 80 कौमी असम्बली की सीटें हमसे छीनी गईं। जनाब स्पीकर, अगर वो 180 सीटें हों और हमारी खुसूसी नशिस्तें हों तो आज भी तहरीक इंसाफ इस ऐवान की सबसे बड़ी अकेली सिंगल। जबकि महमूद खान अचकजई ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए 3 रेजोल्यूशन बताने के साथ साथ कहा कि पार्लियामेंट के फैसले हम खुद करेंगे, कोई और नहीं करेगा। रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई जारी है। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का चश्मा होगी। ये बनाएगी, कोई जर्नल वर्नल नहीं आएगा दरम्यान में। आपने तो जनाब आपने तो ओहदे भी बांट दिए थे, सदर फलाना होगा, वजीर खारजा फलाना होगा, वजीर दाखिला फलाना होगा, किसी के बाप की।
नाज़रीन, इंतखाबात हो चुके, हुकूमत साजी भी मुकम्मल होने को है। परसों पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे, मगर सवाल ये है कि सियासी जमातों में जिस किस्म की तकसीम पैदा हो चुकी है, क्या ये मुल्की इस्तेहकाम और कौम के मुफाद में है या फिर नहीं। और सबसे बढ़कर ये कि सियासी जमातों को जो उनकी आपसी चपकलिश है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा। अवाम को रिलीफ देने की खातिर एक पेज पर उन्हें कौन और कैसे ला सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अजहर सिद्दीक साहब, ये फरमाइएगा कि आप लोग जब से इलेक्शन हुए शिकायत कर रहे हैं फॉर्म 45 और 47 का जो डिफरेंस है उसको लेकर, लेकिन नून लीग हुकूमत भी बना चुकी है। अब परसों की बात है कि उनका वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो जाएगा, चूँकि आपका भी है कैंडिडेट, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो वज़ीर आज़म के लिए नामजद हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, वो लगता है कि बाजी ले जाएंगे। इस पूरे शोर के अंदर आप लोग अपोजिशन तो बना चुके हैं, लेकिन स्टैंड आउट कहां करते हैं। ना तो आपकी लगता है कि कोई इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार है, और यूं मालूम होता है कि पार्लियामेंट में भी आपकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, हमें कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है अच्छी। इलेक्शन कमीशन पिछले 3 साल से जो एक किरदार अदा कर रहा है वो नजर आ रहा है एक सौतेली माँ की तरह का किरदार है कि उसने यानी हमारे खिलाफ अगर डस्का से शुरू हो जाए, उसके बाद तोशा खाना में चला जाएं, प्रॉफिटेड फंडिंग में आ जाएं, फिर आप तौहीन इलेक्शन कमीशन में आ जाएं, फिर इलेक्शन कमीशन के सिंबल लेने में आ जाएं। सिर्फ एक सियासी जमात है जिसके साथ इतना कुछ हुआ और ये कोई सौतेला ही कर सकता है, वरना अपने तो ऐसे काम नहीं करते जितने हुए हैं। अब आते हैं आगे, यहाँ भी क्या हुआ, यानी 2018 में जब हम इलेक्शन जीते तो उस वक्त आरटीएस बिठाया गया हमें हराने के लिए, ताकि मेजोरिटी आपको हराने के लिए बिठाया गया, जिताने के लिए बिठाया गया, क्योंकि जिन जमातों को नुकसान हुआ वो कहती है आरटीएस बैठा है आपको जिताने के लिए। नहीं 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 25 सीटें थी, 25 सीटें बड़ी करीब के मार्जिन से हमें हराई गई, और वो 25 सीटें हमारे पास होती तो तहरीक अदम एतमाद हमारे खिलाफ आ ही नहीं सकती थी। तो ये देखा ना, ये 25 सीटों का तो मसला रहा, 20 ये लोग थे ना, हम बड़े आराम से मेजोरिटी एंजॉय करते, जिस तरह से आज अभी देखे ना, आज इन नहीं तो फिर अजहर सिद्दीक साहब, अब की बार भी ईएमएस वाला मसला हो गया, आरओज वाला मसला हो गया, तो फिर अगर आपकी बात को मैं सच मान लूं तो जो अभी भी हुकूमत बन रही है मुस्लिम लीग नून की, तो फिर हाथ तो उनके साथ भी हो गया, क्योंकि उनको भी मेजोरिटी नहीं मिली। वो भी ये कह रहे थे कि उनकी भी बहुत सारी सीट थी जो खाई गई। नहीं, ये फर्क है ना, ईएमएस हमें हराई, इस दफा भी ईएमएस हमें हराने के लिए। आप शुरू का ट्रेंड देख लें, फॉर्म 45 जो बातें कर रहे हैं, जो सबूत है, और फॉर्म 45 जाली नहीं बन सकते। ये जो कोई समझ में बैठा हुआ है ना भाई, वो प्रिंटिंग का पता ही किसी को नहीं है। अब ये तो हो ना, एक आध जगह पर चले, एक आध जगह तो प्रिंटिंग प्रेस निकल आई, आपने फॉर्म बना लिए, लेकिन फॉर्म 45 तो बाकायदा टाइप शक्ल में है, नाम लिखे हुए हैं, और उसके ऊपर बाकायदा वो आम आदमी बना ही नहीं सकता। किसी को पता ही नहीं कैंडिडेट की लिस्ट क्या है, ये हमारे सारे आर्गूमेंट आएंगे। और वो फॉर्म 45 सारे हमारे पास मौजूद है, हमारे कैंडिडेट के पास मौजूद है। तमाम मीडिया चैनल ने जब पहले चला और देखा क्या शुरू के 2 घंटे के अंदर जो ट्रेंड चल रहा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे जा रही थी, और उसी ट्रेंड को सामने रखते हुए 180 सीटें, मैंने तो 6 फरवरी को मैं बैठा हुआ था पारस के प्रोग्राम में सुनो पे, मेरे साथ हबीब अकरम थे, राना मुबशर थे, नसरुल्लाह मलिक साहब थे, तो मैंने 160 से 165 सीटें प्रेडिक्ट की थी और बताया था ये ग्राउंड रियलिटीज पे, यानी ये सैंपल सर्वे को सामने रखते हुए लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, चले इस तरह के दावे तो नून लीग वाले भी इलेक्शन से पहले बल्कि इलेक्शन के दिन तक कर रहे थे कि वो शायद 130 सीट्स तक निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म 45 वाला मामला है, आपको लगता है कि कल को ये गले पड़ सकता है और ये जो हुकूमत खड़ी है अभी कुछ सहारों पर, ये गिर भी सकती है? देखिए, अभी तक तो मैं अगर सच पूछूं पार्टी का पर है, इलेक्शन कमीशन ने किरदार अदा ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दायर की हैं, वो कह रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएं, यानी यहाँ सिर्फ फॉर्म 45 की हद तक नहीं है, यहाँ लोगों को रिटायर कराया गया, लोगों को उठाया गया, पर्चे दर्ज कराए गए। आज भी अगर आप बैठ के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को देखना शुरू करें तो आप परेशान हो जाएंगी। कितना कुछ डाटा, कितना कुछ रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है। अगर इलेक्शन कमीशन आज भी चाहे फॉर्म 45 यहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है, उसको सामने रखे और आप रिकॉर्ड सारा सामने कर दे। 47 तो बात की बात है ना, 47 तो उसको टोटल का उस फॉर्म 45 का एक रिजल्ट है जो फाइनल कैलकुलेट करके। लाइटर नोट, चले मैं ये मान भी लेती हूँ कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन
या इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो एक बाइस्ड किरदार अदा किया, ये किसके कहने पे किया होगा आज़ाद सिद्दीकी साहब, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा है। याद रखिए, देखिए मैं बताऊं आपको, पता है हमारे यहाँ फेविकॉल बड़ा मशहूर है आजकल, आपको फेविकॉल जोड़ता है लोगों को। तो याद रखिएगा, हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट जोड़ती है सारे कामों को, हर एक को पता है, मुझे कहने की क्या जरूरत है। नहीं, मैं समझ नहीं रही, आप कह रहे कि इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर को एस्टेब्लिशमेंट ने कहा, इशारे दिए, इसलिए वो गायब हो गए और ये सारा कुछ हुआ। सारा निजाम देखिए, आपका मुल्क का सारा निजाम उठा कर देखें ना, कौन कह रहा है, कौन हदाया दे रहा है। डिप्टी कमिश्नर भी देखा नहीं, डिप्टी कमिश्नर को सजा हुई है, तो इस तरह आपने चंद लोगों को सजाएं दे दी, सारा कुछ सामने बताएंगे आकर क्या हुआ, किस तरह हुआ। अभी भी देख लें, आज अभी मिसाल ले लें इमरान रियाज की। इमरान रियाज को एक एंटी करप्शन पर्चा बनता कोई नहीं था, एंटी करप्शन ताल्लुक कोई नहीं, सरकारी किसी महकमे नहीं, वो यानी उसमें उठाया, उसमें जमानत हुई, तो जनाब वो दहशतगर्दी का पर्चा इमरान खान के घर आने का वो आ गया। अब कौन चलाया? मेरा यही सवाल है, किसके कहने पे हुआ सर? मेरा सवाल यही है, किसके कहने पे हुआ? देखिए यार, इस मुल्क को चलाने वालों में एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ आप एक खास अंसर मत समझिएगा, इसमें जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होती है, इसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, इसमें आपकी सिविल एस्टेब्लिशमेंट वो भी शामिल है, इसमें आपकी जो अपना सिविल के तौर पर हमारे फौजी मामला को देखते हैं वो भी शामिल है। एस्टेब्लिशमेंट तो एक मुरक्कब है इन सब लोगों का। तो यानी आपके बकौल इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिशमेंट ने जो कहा उसने उनकी इमा पर ये सारा काम किया, इसलिए रिजल्ट्स टेम्पर्ड हुए। देखिए मैं बताऊं आपको, इलेक्शन कमीशन तो दफ्तर ही बैठा होगा, करवाने वाले ने जिन्होंने कराना था सारी ब्यूरोक्रेसी। मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन ने ये ब्यूरोक्रेसी से के लोग क्यों रखे? हमने पहले दिन ही चैलेंज कर दिया था, हमें पता था, हमारे पास इतला थी कि इलेक्शन कमीशन ऐसा ही करना चाहता है। हमने उस वाले मामले को चैलेंज किया, इलेक्शन कमीशन फौरन भागा आया सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन ही, और आगे वो कंफर्म करा लिया कि जनाब वो सबूत वो रहने दें। भाई क्यों वो रहने दें? और अगर आज जुडिशरी की तरफ से अगर होते आरो तो ये सारा कुछ नहीं हो सकता था। बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो जुडिशियल ऑफिसर हैं वो अपने इदारों के सरबराहों के अलावा बात नहीं मानते हैं। यहाँ तो जितनी आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो हर एक को पता है किसकी बातें मानती हैं, किसको देखती है। और अभी भी आप देख लें, मुझे ये बताएं, निगरान हुकूमतें चली गई हैं, निगरान हुकूमतें चली गई हैं, लेकिन आज भी ऑफिसर सारे वही बैठे हैं, वही लॉ एडवोकेट जनरल ऑफ ऑफिस, वही प्रोसिक्यूटर, वही लॉ ऑफिसर। ठीक है, यानी आपके नजदीक अगर आप दावा कर रहे हैं कि 80 से ज्यादा सीटें जो हैं वो आपकी टेम्पर्ड की गई हैं, आपसे छीनी गई हैं, तो आप अगर आपके बकौल किसी फोरम पे जाते भी है तो आपको वहां से इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन आज़ाद सिद्दीकी साहब, मुझे बताएं, आप लोगों के वफ्द की एक मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और फिर हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के कुछ जो बयानात थे वो भी बड़े तेज़ आ रहे थे। फिर उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम अपोजिशन बेंचेस में जाके बैठेंगे, और उन्होंने भी बाय द वे इस मुल्क में होने वाले इलेक्शंस में धांधली का इल्ज़ाम लगाया, मैंडेट चोरी का लगाया, जो कि आप लोगों का भी था। फिर आज उनकी देखा है कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी होती है, अपोजिशन बेंच में वो बैठने का ऐलान कर चुके हैं। आप लोग कम अज़ कम एक पेज पे तो हैं इस मामले में कि धांधली हुई है मुल्क में और जो मैंडेट है वो चोरी हुआ है। कल को मौलाना फजलुर रहमान की सरपरस्ती में या उनके साथ मिलकर कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना, कोई एहतजाज का आप रखते हैं इरादा? मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम आपके सामने आ गई, जमात इस्लामी आपके सामने आ गई, ANP आपके सामने आ गई है, बलोचिस्तान में कई सब में महमूद अचकज़ई वगैरह वो सामने आ गए हैं। तो इस दफा जो एहतजाज हो ना, एहतजाज मैसिव लेवल का होगा। अच्छा। और मेरी बात नहीं एक पार्टी ने मानी, मैंने पार्टी को ये कहा था, सजेशन दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गुफ्तगू शनीद की जाए और उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए, कोई हर्ज नहीं है वो। अच्छा। और हाई मॉरल ग्राउंड पे बनाई जाए, कोई कपरप नहीं आ जाए करप्शन पे या बाकी चीजों के ऊपर। आप बैठकर उन सब चीजों को सामने रखकर आप बनाएं और आप फेस करें। अब यानी मिसाल कर आपके खिलाफ जो झूठे पर्चे दर्ज हुए हैं, ये सारे आपने ये जो सजेशन दिया था आज़ाद सिद्दीकी साहब, कता कलामी की माफी चाहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके हम गवर्नमेंट बनाएं। पीपल्स पार्टी भी इरादा रखती थी, बल्कि जरदारी साहब भी इंटरेस्टेड थे, फिर बात बिगड़ी कहां से? देखिए पीपल्स पार्टी ने अगर ये बात करनी होती है, देखिए पीपल्स पार्टी को अगर वोट थोड़े से ज्यादा भी मिले, हालांकि धांधली ज्यादा वोट है, वो इसलिए मिले कि नून लीग के खिलाफ बयानिया बनाया उन्होंने, और वो मानते भी हैं कि वोट अगर ज्यादा मिले हैं तो इस वजह से मिले हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चाहिए था, वो कमेटियां बनाती, आपस में मिलते बैठते, लेकिन वजह क्या है कि उनको भी जिस किसी ने कहा हुआ था कि आपने ऐसे करना है, उन्होंने वैसे ही किया। ठीक है ना जी,
उन्होंने नहीं, वो लेकिन इंतजार में आसिफ रहे। सिद्दीकी साहब, मैं वही समझना चाह रही हूँ कि अगर वो इंतजार में भी थे और फिर जरदारी साहब ने पहला जो अपना स्टॉप ओवर रखा था वो इस्लामाबाद था, उसके बाद वो लाहौर पहुंचे थे, वो चाहते भी थे कि बातचीत हो जाए, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है कि पीटीआई वालों ने जो है वो शायद हमें पल्ला नहीं पकड़ाया या वो इंटरेस्टेड नहीं थे। नहीं, मैं देखिए, मैं समझता हूँ ना, अगर इत्तेहाद करना है तो उसका तरीकाकार ये नहीं है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी और यहाँ अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा होती, वो कभी ये ना करती कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा से चली आ रही है, अवाम को बेवकूफ बनाती आ रही है, वो कभी इनका हाथ न मिलाती। उनकी तकरीरें सुन के देख लें, फर्क सिर्फ इतना ये है। चले, मेरे पास वक्त की कमी है आज़ाद सिद्दीकी साहब, सवालात बहुत ज़्यादा है, मैं एक छोटा सा सवाल करती हूँ फिर और मजीद सवाल है। वो ये है कि कल को ऐसा तो नहीं होगा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अगर आपके मामला ठीक हो जाते हैं तो कल को हम ये जो गवर्नमेंट मौजूद है इसको शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट के तौर पे देखें और फिर कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई भी बैठ सकते हैं साथ? देखिए, हम सियासत में मैं कहता हर चीज मुमकिन है, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हाई मॉरल ग्राउंड पे कि आप करप्शन पे नो टॉलरेंस होगी। और अभी तो जो ये हालात बनेंगे आपके सामने आ जाएंगे, इनसे संभाला नहीं जाना मुल्क। मुल्क तो इनसे हालत में पहले डिफॉल्ट की तरफ जा चुका है, हालात इनके। तो सर उसमें आप लोग भी तो किरदार अदा कर रहे हैं ना, आप लोग भी तो आईएमएफ को खत लिख रहे हैं, फिर वहां पर आप लोग अपनी फर्म जाहिर कर चुके हैं, फिर उसके थ्रू जो है आप लोग बाइडेन को कहलवा रहे हैं कि इनको कर्जा ना दिया जाए। देखिए, मैं एक बात बताऊं, आईएमएफ को खत हमने ये नहीं लिखा कि आपने कर्जा नहीं देना, हमने कहा है कर्जा दें, लेकिन आप उसके जो स्टैंडर्ड है ना, हम चाहते हैं कि कर्जा जाना है इस मुल्क को, तो इनको नहीं जाना, इनकी जेबों में नहीं जाना, कर्जा जाना है मुल्क को, हमने देना है। तो अगर कर्जा ऐसे नालायक लोगों के हाथ में पकड़ा दे जो पहले इस मुल्क की तबाही कर चुका है, तो वो गुड गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल रखे हुए हैं, जो उनके अपने पैरामीटर्स है, वो पूरे करें। इसमें मुल्क दुश्मनी की कौन सी बात है भाई? या तो इन्होंने कर्जा लेके घर, इन्होंने तो भाग जाना है, इन्होंने तो बाहर जायदादें बना ली हुई हैं, इनको पूछने वाला कौन है? करप्शन करते हैं और देखे हैं मिली बगर के साथ सारे केसेस खत्म कर लेते हैं। यहाँ से अंदाजा लगाया ना चीजों को आप सबको। बहुत शुक्रिया आज़ाद सिद्दीकी साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, एक पेज के लिए आपने वक्त निकाला। शेख साहब, ये जो हुकूमत जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है ये मराहल तो तय कर रही है, आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हो गए, परसों वजीर आजम पाकिस्तान कौन होगा ये मरहला भी तय हो जाएगा। अपेरेंटली लग रहा है कि नून लीग जो है वो फ्रंट सीट पर आकर अब ड्राइविंग सीट पर बैठ के गाड़ी चलाने के लिए तैयार है, लेकिन उनके जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो, वो कोई बोझ लेने को तैयार नहीं है। ये इज इट अ राइट डिसीजन जो मुस्लिम लीग नून ने लिया है गवर्नमेंट टेकअप करने का? बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस सवाल का जवाब अजीब सा मैं समझ नहीं पाया। तो कोई ना कोई तो इस मुल्क को चलाएगा ना, कि आप इस तरह थोड़ी छोड़ सकते हैं। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये मुल्क है, इसके 25 करोड़ आवाम है, क्या उनको इस तरह हाल छोड़ देंगे आप? कोई तो इसकी जिम्मेदारी लेगा ना। अगर पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी नहीं ले रही, या एमक्यूएम जिम्मेदारी नहीं ले रही, या जेयूआई जिम्मेदारी नहीं ले रही, तो फिर किसी ना किसी को तो इसको चलाना यार। ऐसे तो इसके हाल पे नहीं छोड़ा जा सकता ना। लेकिन शेख साहब, अपने साबिक एक वजीर का बयान है कि पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग जो है वो वजारतें लेने को तैयार नहीं है, तो यूं मालूम होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आने वाला है। शायद इस मुश्किल को देखते हुए ये बयानात सामने आ रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये, मुझे नहीं पता, अगर आप उसका नाम बता दें मुझे तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि वो जो बात कर रहे हैं उसके पीछे क्या राज पोशीदा है। क्या वो इलेक्शन जीत के उस फोरम पे बैठे हैं? क्या वो भी उस दौड़ में हैं जिसमें वजारतें मिलेंगी? मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा शख्स जो एबिलिटी भी रखता हो, जो मेहनत भी करता हो, जो दिल से काम भी करना चाहता हो, जो जिसके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत भी होगी, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह वो छोड़ के साइड पे बैठ जाए। और वजारत, देखिए, वजारत लेके उसका फिर
उसके साथ इंसाफ करना सबसे बड़ी जरूरी बात होती है ना। आप वजारत तो ले लिया आपने, तो वजारत लेके आप अगर बैठ जाते हैं और इनपुट कोई नहीं है या आप डिलीवर कुछ नहीं करते, तो फिर इसका मतलब इसका तो सरीहन आप पे जिम्मेदारी आ जाती है ना, जो वो वजीर है जिस पैक का। नहीं, बिल्कुल ऐसा तो ठीक नहीं कह रहे है, हैं। ज़ाहिर है ठीक कि है ना? आप वजारत लेते हैं, हुकूमत लेते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लेकिन आपके पार्टी इजलास के बाद भी राना सनाउल्लाह साहब ने बैठकर जो है मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में कहा कि उन्होंने भी मशवरा दिया था। जावेद लतीफ़ साहब ने बबांगे दोहल कहा कि हमें शायद हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, अपोजिशन बेंचेस पे बैठना चाहिए। लेकिन अलबत्ता आप लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया है। फ़ैसला बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आने वाले दिनों में जो बोझ अवाम पर जाएगा उसका जो सीधा डायरेक्ट इफेक्ट है वो मुस्लिम लीग नून को पड़ेगा और वोट की शक्ल में शायद पड़ सकता है। हो सकता है हालात बेहतर भी हो जाए, हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए शेख साहब। लेकिन आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी और MQM ने ऐसा फैसला क्यों लिया है एक ऐसा क्रूशल टाइम कि जिसमें तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के इकॉनमी के लिए, इस मुल्क के लिए बोझ उठाना चाहिए था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM अब ये क्यों बैकफुट पे चले गए? जैसे जब आप जैसे आप बात कर रही हैं ना, उससे आपका क्या हाल है कि आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके देखने वाले, सुनने वाले सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और मैंने आगे लेके बढ़ना है। ठीक है, बड़े मुश्किल फैसले होंगे, बहुत कुछ होगा, बहुत कठिन मराहल से गुजरना होगा, बड़ी बातें भी सुननी होंगी, बहुत कुछ सहना भी होगा, बर्दाश्त भी करना होगा। लेकिन ये तो हुकूमत पे डिपेंड करता है ना, वो किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, किस हद तक वो फैसले ऐसे करें जिससे ज्यादा नुकसान ना हो आम आदमी को। आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, कि उससे ऐसा हो कि उनकी जिंदगी में और ज्यादा मुश्किलात ना आए। मैं खैर कोई इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर फोकस ये कर लिया जाए कि किसी तरह मैनेज करके, प्लान करके, आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करके पाकिस्तान की इंडस्ट्री अगर चल जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें जो है ना, आप उनको उन पे काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री ना चले तो आप जो मर्जी कर लीजिए, आप फिर उसके बाद तो आपके पास कुछ नहीं है, ऑप्शन तो बचती नहीं है आपके पास। इंडस्ट्री चलेगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जब खत्म होगी तो आपके घर का रोजगार चल जाएगा, आपकी मुश्किलात का अजाला होना शुरू हो जाएगा, तो फिर इससे बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। फिर मेरा ख्याल है तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी भी आ जाएगी और MQM भी आ जाएगी। लेकिन शेख साहब, शेख रोहेल साहब, मेरा सवाल वहीं पर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिकली आपको चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा, लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM अब ये फैसला क्यों कर रही है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ ये बोझ जो है वो डिवाइड नहीं करना चाह रही? नहीं, ये तो मैं वैसे इस मतलब को समझ नहीं पाया कि आप वोट भी दे रहे हैं, आप अपना डिप्टी स्पीकर भी बना रहे हैं, आप अपने मामलात को भी तय कर रहे हैं, आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी देंगे, आप नॉमिनेशन में उनकी मदद भी करेंगे, तो जिम्मेदारी तो आपके पास आ गई। चाहिए तो ये है कि आप अगर डायरेक्टली आप हुकूमत में आते हैं तो कम से कम अपने स्किल से, अपनी एबिलिटी से आप साबित कर सकते हैं कि आप बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आप मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए बेहतर फैसले कर सकते हैं। जब आप कैबिनेट में बैठे होंगे तो आप उस पर अपनी आरा दे सकते हैं, आप उस पर अपनी बिल्कुल इनपुट दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में शायद, लेकिन आप जो आप शायद फरमा रही है ना, उसमें ये मैं ये समझता हूँ क्योंकि वो सियासी जमातें हैं, यानी इन शॉर्ट ये कि पीपल्स पार्टी और MQM का शायद ये गेम प्ले हो सकता है किसी तरह। नहीं, मैं नहीं समझता, लेकिन चूंकि वो सियासी जमातें हैं, उनकी एक सोच हो सकती है कि शायद बड़े मुश्किल मराहल से गुजरना पड़ेगा, तो देखेंगे, वो देखेंगे, मेरे ख्याल में ऑब्जर्व करेंगे, बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। जब और ऑब्जर्व करने के बाद शेख साहब, अगर कल को थोड़े से हालात स्टेबल होते हैं तो फिर उनके काबीना में हिस्सा बनने के भी चांसेस हैं। मेरे ख्याल में तो मैं तो ये समझ रहा हूँ, जब आप साथ चल रहे हैं तो आप देखते हैं कि ये मामला जो है, हालात जो है आपके काबू में है और आपकी सिमत दुरुस्त हो गई है,
तो मेरे ख्याल में फिर शायद वो हुकूमत भी अपना शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, मेरा अपना ख्याल है। क्योंकि मैं उस पे तो नहीं हूँ, उस मनसब पे तो नहीं हूँ, ना ही मैं उस पोजीशन में हूँ कि मैं आपको खत्मी राय दे सकूं, या मैं उनके साथ बात करने के बाद आपको बता सकता हूँ कि लेकिन ज़रा वो पार्टी क्या को तो सोच आप रहे हैं। रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन शेख साहब। मैं आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं शेख साहब और गहरी नज़र रखते हैं। ये क्या मामला हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब से कोई बातचीत नहीं हुई, फिर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो कंट्रोवर्शियल होते हैं, बिल आखिर हुकूमत की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है और फिर एक मुलाकात होती है, वो भी उसके ऐन बाद जब मौलाना साहब कहते हैं कि वो हुकूमती बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपोजिशन में जाएंगे, फिर नवाज शरीफ साहब की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात और फिर दावत। किन निकात पर बात हुई होगी मौलाना साहब के साथ? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं ये रिग्ड हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हीं इलेक्शन की बिना पर जो है वो मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना चुकी है। मेरे ख्याल में शायद मियां साहब बड़े वफादार आदमी हैं और तहम्मुल और बर्दाश्त बहुत है उनमें। मेरे ख्याल में शायद उन्होंने जरूर जिक्र किया होगा मौलाना साहब से पुराने तल्लुक की बिना पे कि आप आइए, हमारा हाथ बटाइए और इस हुकूमत में शामिल होकर आप जरा करिए। अब असल मसला जो मेरे ख्याल में जो मैं समझ पाया हूँ मौलाना साहब का, वो ये है कि केपीके के जो अवाम है ना, उन्होंने खासा नेगेटिव रोल अदा किया उनके साथ। ऐसा वो शायद सोच भी नहीं सकते थे जिस तरह का उनके रिजल्ट्स आए हैं। तो मेरे ख्याल में शायद ये गुस्सा भी है उनके अंदर और गिला भी है। अब गिला किससे है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उसका गिला जो है वो अब हुकूमत पे निकालना चाह रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल में लॉजिक है मना कि लेना चाहिए उनको कि वो भी गुस्सा गिला हुकूमत का हिस्सा बन निकालना। जाए। देखिए इस वक्त जो हालात हैं, मुल्की हालात हैं इस वक्त, तो मेरे अपने ख्याल में सबको अपनी जात से उठ के सोचना चाहिए। ठीक है रोहित हंसराज साहब, देखिए मेरे पास मैं वक्त की किल्लत आपसे है, गुजारिश, मैं मैंने आपसे पहले एक सवाल करना चाहूंगी। आप भी सीट हारे हैं, ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का कोई इरादा है? क्योंकि आपके इलेक्शन लड़ने से पहले भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि आपको टिकट नहीं दिया जा रहा था, फिर आपको टिकट मिल गया और आप ज़रा गुस्सा भी थे और आपके कुछ इख्तलाफात भी थे। अब ये इख्तलाफात दूर होंगे और ज़िमनी इंतखाबात में बाई इलेक्शन में आप लड़ेंगे इलेक्शन? आपके सवाल में जवाब पोशीदा ना। आप देखें ना, पहले आप फरमा रही हैं, इरशाद फरमा रही हैं कि मेरा, असल में मैं अब इस मामले में ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाह रहा कि ये अब वक्त गुजर गया ना जी। अब हुआ किसी वक्त फिर आप जब आपके पास वक्त होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि देखिए जहां से मैं सदियों से इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ, वो पहला तो ये हुआ कि उस हल्के को तो दिया गया, बिखेर दिया गया, यूं कह दीजिए बिखेर दिया गया। और उसके बाद एक ऐसा हल्का जो है पुराना मेरा हल्का था वो उसमें डाल दिया गया। तो लेकिन आपको पता ना उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और जहां तक आपका ये सवाल है कि जिमनी इलेक्शन, तो जिमनी इलेक्शन आप खुद ही इरशाद फरमा रही हैं कि टिकट नहीं दी जा रही थी और बड़ा उसमें कंट्रोवर्सी थी। तो आप क्या ख्याल है आपको? मैं मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत तो मेरी इज्जत है और उम्र के उस हिस्से में हूँ कि अब मैं ज्यादा क्या कहते हैं कशकोल नहीं फैला सकता। ठीक ठीक है, पार्टी अगर बहुत बहुत कहती है कि शुक्रिया आपने शेख रोहेल असगर साहब। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है बानी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। बाबर साहब फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान कर चुकी है जो जिसकी तारीख 3 मार्च है। इससे पहले भी आप उनके इंट्रा पार्टी के खिलाफ आप गए थे कोर्ट के पास और फिर उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐलान किया है अलबत्ता बिला मुकाबला पंजाब से, सिंध से और केपीके से और बलूचिस्तान में खैर 3 लोग हैं मद्दे मुकाबिल, लेकिन बिला मुकाबला 3 सूबों से लोग जो हैं वो चुन लिए गए हैं। उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, हलीम आदिल शेख साहब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं और सिर्फ यही नहीं है, चेयरमैन और मरकजी सेक्रेटरी जनरल भी चुन लिए गए हैं। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? अब भी आप कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी बहुत बहुत शुक्रिया, एक चैनल पे पहली दफ़ा मदद किया मुझे। आप सबको मुबारकबाद भी देता हूँ आज के इस मौके के हवाले से। और जहाँ तक इंट्रा पार्टी का है मामला, तो बड़ा अफसोसनाक है। लगता है कि इन्होंने कोई सबक सीखा नहीं माजी से और जो मुश्किलात में पार्टी को डाला, जिस तरह इलेक्शन सिंबल से भी हाथ धोना पड़ा,
और उसकी जो एक पार्लियामेंट्री प्रेजेंस थी वो भी खत्म हो गई, यानी एक और जमात में शमूलियत इख्तियार करनी पड़ी मेंबरान को। तो बहुत सारे नुकसानात हुए। और जिस तरह आपने सवाल किया कि इलेक्शन 3 तारीख को है, नताइज का ऐलान पहले से हो चुका है, तो ये मुकम्मल एक इलेक्शन के नाम पे एक और फ्रॉड हो रहा है। ये एक ग्रुप है जिसने पार्टी पे कब्जा किया हुआ है और वो उस कब्जे को कायम रखना चाहते हैं और वर्कर्स को वो बुनियादी आईनी हकूक नहीं देना चाहते कि वो अपनी मर्जी का इंतखाब कर सके। पूरे पाकिस्तान से शिकायत वसूल हो रही है और जो पार्टी के वर्कर्स हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें डालनी भी शुरू कर दी है। तो और इसमें बहुत सारे कानूनी पहलू भी हैं। तो देखिए, ये हमने जो ये जंग है, ये जंग तो इसलिए नहीं है कि अकबर बाबर जो फाउंडिंग मेंबर हैं, सईदुल्लाह न्याजी जो फाउंडिंग मेंबर हैं, ऐसे और जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं कि हमें कोई ओहदा चाहिए। हमें इस पार्टी से कोई ओहदा नहीं चाहिए, लेकिन जो बुनियादी असूल हमने तय किए थे इस पार्टी को बनाने के वक्त और जो आइन हमने बनाया था उससे सरियन इनराफ हो रहा है। तो और ये अभी भी जो है वो इसके खिलाफ जाएंगे, कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे? जी बिल्कुल, यकीनन जी, मैं ऐलान कर चुका हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द, बल्कि शायद अगले हफ्ते की शुरू में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे और इस इंट्रा पार्टी जो के नाम पे जो एक नया फ्रॉड हो रहा है, लेकिन इस दफा ज्यादा संगीन नताइज के खदशात है। वो इसलिए कि एक टोला, एक ग्रुप जो पिछले 2 सालों से बार बार फ्रॉडुलेंट इलेक्शन करा रहा है। यानी 23 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो थे वो कानूनी नहीं थे, उसको नल एंड वॉइड कर दिया। फिर 20 दिन का मौका दिया, फिर उन्होंने फ्रॉड किया। फिर उसके बाद 22 दिसंबर को इलेक्शंस को नल एंड वॉइड कर दिया। लेकिन ना सिर्फ नल एंड वॉइड किया, बल्कि फॉर्म 65 जिसके तहत पीटीआई ने तमाम ओहदेदारान की लिस्ट दी थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये है कि इस वक्त एक लीगल वॉइड में है पार्टी। ये तमाम लीडरशिप डिफंक्ट है, ये गैर कानूनी है, चाहे जो मर्जी ये ओहदों के दावे करें, आप ये कह रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है ये गैर कानूनी है, और फिर जो भी होगा 3 तारीख को उसको भी आप कह रहे हैं कि गलत अंदाज में प्रोसीड किया जा रहा है। लेकिन आप कहाँ हैं? आप नज़र नहीं आ रहे, आपका पैनल नज़र नहीं आ रहा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पहले ही कर चुके थे, तो आपका पैनल क्यों मौजूद नहीं था? आपने क्या कोई कागजात जमा कराए भी थे या नहीं? देखिए, मैं इस सिलसिले में जो हमारे पास सबूत मौजूद है, जिस तरह हमें इस इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखा गया और उसकी जो तमाम शवाहिद है वो हम इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे क्योंकि वो अप्रोप्रिएट लीगल फोरम है। लेकिन इस दफा ना सिर्फ हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को उसकी जो लीगल बेसिस है जिस तरह वो करवाया गया, इलेक्शंस की तारीख 3 तारीख को, और फिर वही लोग जो पिछले 1-2 इलेक्शन में जिनको नामजद किया गया वही लोग नाम फिर आ गए और अनअपोज इलेक्ट भी हो गए। तो और उसके अलावा हम इस दफा जरा मजीद आगे जाएंगे। हम समझते हैं कि ये जो पीटीआई के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पीटीआई के दफातर इस्तेमाल कर रहे हैं, पीटीआई के जो अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं, ये लोग ये कानूनी तौर पे कर ही नहीं सकते। ये पीटीआई के जो वसाइल हैं ये इसको फ्रीज किया जाए जब तक कि एक ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन। और इस दफा हम ये भी सजेस्ट करेंगे वे फॉरवर्ड के लिए, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि इलेक्शन कमीशन को अब मुदाखलत करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कंपनीज को रेगुलेट करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सियासी जमातों को रेगुलेट करती है। तो हमने एक वे फॉरवर्ड भी देना है इलेक्शन कमीशन को, हमने सजेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल, हमने ये पहले भी सजेस्ट किया कि आप जो फाउंडिंग चेयरमैन है वो अपने एक वकील को नामजद करें, हम वकील को नामजद करते हैं, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए, फिर 3-3 अशखास पे दोनों तरफ से एक पैनल बने जो इस पे डिस्कशन करे कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे शफाफ कराए, कि एक नया इलेक्शन कमीशन कैसे बने, वोटर लिस्ट कहाँ पे उसकी तजदीद हो, वोटर लिस्ट सही है। लेकिन अकबर बाबर साहब, अब मैंने फिर वही सवाल ये किया था, आपने कहा कि आपको इस इलेक्शन से दूर रखा गया, हालांकि पूरे टेलीविजन मीडिया पर ये बात जो थी बड़ी आम थी कि कब किस तारीख को और कैसे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे होकर इस इलेक्शन को कंडक्ट करने वाले हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन इसको टेकअप करेगा और वो रेगुलेट करता है। एक जमात के पास तो ऑलरेडी बल्ला नहीं है, उसके साथ और मजीद जो है वो क्या सख्ती बरती जा सकती है
अपार्ट फ्रॉम दिस के बल्ला नहीं है। और दूसरी तरफ जो उनका मौक़िफ़ है वो ये है कि हम जल्द अपना निशान भी जो है वो वापस ले सकते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि नियर फ्यूचर वो अपना निशान जो है उसको बहाल करा देंगे? देखिए, मुझे नहीं नजर आ रहा। मुझे लगता है कि इनके ऊपर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ये पार्टी डीलिस्ट भी हो सकती है, पार्टी डी रजिस्टर भी हो सकती है, क्योंकि एक अमल गैर कानूनी तौर पे एक ही टोला बार 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 करे और दो तीन दफा से ज्यादा दफा करे, और फिर देखिए जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 13 जनवरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया, तो उस फैसले को अगर आप पढ़ लीजिए, उसमें भी लिखा है कि जो चेयरमैन अली गौर जो अपने आप को कहते हैं, सेल्फ अपॉइंटेड का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी उनको भी रिकॉग्नाइज नहीं किया लीगली। तो आप अंदाजा लगाइए कि डिफंक्ट लीडरशिप बार बार गैर कानूनी तरीके से चलेगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ते जाएंगे। पहले बल्ला लिया, फिर डी लिस्ट भी हो सकती है, डी रजिस्टर भी हो सकती है, अकाउंट्स भी फ्रीज हो सकते हैं, इसके अलावा एसेट्स जो है जो पीटीआई, तो ये मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि देखिए ठीक है। और इसके खिलाफ जो है वो जाहिर है कि आपने कहा है कि कानूनी रास्ता आप इख्तियार करेंगे, लेकिन जस्टिस वजीउद्दीन वाला भी केस हमारे सामने है। उनका कोई इख्तलाफ हुआ तो उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली, फिर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा है, ना कोई ऐसा मीडिया पर आकर बयान दिया। लेकिन आप वो वाहिद शख्सियत हैं कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला कहीं से भी दुरुस्त होने लगते हैं या वो अपने आप को एक समत में लेके जाने की कोशिश करते हैं, आप कोर्ट चले जाते हैं, बल्ले का निशान छिन जाता है, और अभी भी आप ये इरादा रखते हैं कि इस कंडक्ट के खिलाफ जो उन्होंने किया इंट्रा पार्टी का करने जा रहे हैं, इसके खिलाफ आप कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि आप हर एक इंटरवल के बाद आकर एक स्पेसिफिक जमात जिसके साथ आपका ताल्लुक रहा है उसको टारगेट करते हैं? देखिए, चूंकि मेरा ये जो एजेंडा है वो यही था, क्योंकि जस्टिस वजीउद्दीन जो है वो 2011 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। हम 1996 में जब पार्टी बनी, हम उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और ये चीज रिकग्नाइज हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। और मसलन मैं हूँ, सईदुल्लाह खान न्याजी है जो पीटीआई के फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे पंजाब के, जो इमरान खान के फर्स्ट कजन है, वो हमारे साथ हैं। हमने 25 जनवरी को एक कॉन्फ्रेंस भी की, तो मैं अकेला तो नहीं था, उसमें तकरीबन 35-40 के करीब फाउंडिंग मेंबर्स, ऑफिस बेरर, सबने करारदाद पास की दस्तखतों से विद देयर रेफरेंसेस, जो कि इलेक्शन कमीशन में हमने जमा कराई, जिसमें हमने तमाम ये मामलात तजदीद नौ की पीटीआई की फाउंडिंग। देखिए, हम पीटीआई को एक मॉडल जमात बनाने निकले थे और ये एक रिवायती सियासी जमात बन गई है, और उसके आपके नतीजे बकौल आपके ये सामने रिवायती सियासी जमात बन गई है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के अलावा वैसे कोई भी जमात जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जाती नहीं है। नाज़रीन, बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत अभी आई नहीं और पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया, जबकि बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरीम नवाज ने हल्फ उठाने के बाद असेंबली में खड़े होकर कहा कि अभी आवाम को सस्ती बिजली नहीं दे सकते। मोहतरमा वज़ीर आला की बात बिल्कुल बजा है कि इलेक्शन के वक्त नारे अलग होते हैं और इक़्तिदार में आने के बाद मामलात अलग हो जाते हैं, मगर सवाल ये है कि आवाम को महंगाई की चक्की में कब तक ऐसे ही पीसा जाएगा। 131 अरब डॉलर्स के कर्ज रखने वाले मुल्क के हुक्मरान हल्फ उठाते ही सबसे पहली यात्रा IMF की करेंगे, जहां 6 बिलियन डॉलर्स के कर्ज के लिए मुआहदा करने और आवाम पर टैक्सेस का बोझ लाद कर उन्हें सूली चढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बानी तहरीके इंसाफ IMF को खत लिख रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली की तहकीकात होने तक कर्ज ना दिया जाए, जबकि हुक्मरान ये बता रहे हैं कि अगर IMF से पैसे ना मिले तो निज़ाम हुकूमत चलना मुहाल हो जाएगा, मगर अवाम को रिलीफ देने की बातें कहीं से होती दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहां से सरमायाकार अपना सरमाया शिफ्ट कर रहे हैं। सालाना लाखों पढ़े लिखे नौजवान मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जिससे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और सरकारी मुलाजमीन अपनी ड्यूटी पर मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहीं से कहीं ना कहीं खिसक जाते हैं, जिससे महसूस ये होता है कि मुल्क में आम आदमी की जिंदगी किस कदर मुआशी अजाब में गुजर रही है कि इस मुल्क में 1 किलो चीनी लेने के लिए ID कार्ड हाथ में थामे घंटों लाइनों में लगना पड़ता है और आटे के एक थैले के लिए लाइन में खड़े खड़े जान भी देनी पड़ती है।
पानी के 1 गैलन के लिए आधी रात को उठकर लाइन में लगना होता है कि सुबह या दोपहर होने तक बारी आ ही जाएगी। बिजली का बिल अदा करने के लिए घर की कोई कीमती शय बेचनी पड़ जाती है और बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए खातूने खाना को अपने तलाई जेवरात कुर्बान करना पड़ते हैं। मगर दूसरी जानिब हुक्मरानों के अलल्ले तलल्ले तो देखें कि कौमी असम्बली के अरकान की तनख्वाहें जो बढ़ाई हैं उसके लिए 1.5 अरब रुपए के बजट की तजवीज़ पेश कर दी गई है, जबकि पंजाब में एक महीने के अखराजात के लिए 358 अरब रुपए का बजट पास कर लिया गया है। मूडीज से लेकर फिंच और आलमी बैंक से लेकर मौशी माहिरीन तक सभी पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक तशवीश का इजहार कर रहे हैं, मगर हुक्मरान इक़्तिदार की बंडर बांट और तुम ये रख लो और मैं ये रख लेता हूँ कि तकसीम के फॉर्मूले बना रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबर जैदी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर है कि आपकी इस पे बहुत गहरी नज़र है। शबर जैदी साहब, ऐसे तैसे करके इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट जो है वो अपनी फॉर्मेशन की तरफ चल पड़ी है। परसों जो है वो वज़ीर आज़म कौन होगा ये मरहला भी तय हो जाएगा। आप समझते हैं कि जितना मुश्किल वक्त है इसमें कोई एनी सूनर अवाम के लिए कोई खुशखबरी है मौशी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरवा, आपने अच्छा प्रीएम्बल दिया, मगर अगर आप मुझे सुन रही हैं, शायद मैं पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूं जो ये सारी बातें 2 साल से कह रहा है कि पाकिस्तान के ये हालात हैं। और पाकिस्तान में मुनाफिकीन जो हैं, जो सियासत में भी हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट में भी हैं, जो पीडिया में भी हैं, जो अदलिया में भी हैं, वो मुनाफिकीन पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की हकीकत नहीं बताते और वो लोगों को बिला वजह की बातें करके ये कहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत मजबूत है और ये रियासत चल रही है। पाकिस्तान की रियासत बिल्कुल एक ग्रेजुअल तरीके से नाकामी की तरफ आगे बढ़ रही है। और अगर आप मुझे ये कहती हैं कि पाकिस्तान में अवाम के लिए कोई आगे माशी बेहतरी की राह है, तो वो जो आदमी ये बात कर रहा है वो या तो पाकिस्तान की माईशत को समझता नहीं है या वो मुनाफिक है। सही है शहबाज अली साहब, लेकिन अब चूंकि जाहिर है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको बहुत सारे इश्यूज टेकअप करना पड़ेंगे। इकोनॉमी एक बहुत ही मेजर इशू है हमारे मुल्क में, जिसका जो डायरेक्ट जो जिसे कहते हैं इम्पैक्ट है वो आम आदमी पे भी पड़ता है, बिजनेसमैन पे भी पड़ता है। अभी तक मेरी एक बात सुनो। आप लोग गवर्नमेंट को और वजीर आजम को और असेंबली को और एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा नंबर दे रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत में इनका कोई रोल नहीं है। और कोई भी आ जाए, अभी आप फरिश्ते भी लाकर बैठा दें तो पाकिस्तान की असेंबली के जो खदोखाल हैं, पाकिस्तान की मईशत के जो खदोखाल हैं, इसमें ये दुकान नहीं चल सकती। अच्छा। तो ये आप समझ रही हैं कि असेंबली आ गई, इलेक्शन हो गया, कोई आ जाएगा, ए आ जाएगा या बी आ जाएगा या सी आ जाएगा, वो पाकिस्तान को सही कर लेगा। ये वो इमारत है जो गिरने जा रही है। लेकिन शहबाज साहब, हमारी IMF से नेगोशिएशन में जो है वो जाहिर है कि आर्मी चीफ भी एक किरदार अदा करते हैं। मुझे बात कंप्लीट कर दें। जी। ये वो इमारत है जो एक बोसीदा इमारत है जिसमें 3-4 कमरे हैं, वो गिरने जा रही है। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि ये 3-4 कमरे पुराने जिनकी छत टपक रही है, इसको एक दफा गिरा के या कच्ची झोपड़ी बना लें तो शायद आपका सर छुपा रहे बारिश से। मगर आप उस टपकती हुई छत को कोशिश कर रहे हैं कि उसको चलाएं, वो उसको गिरना ही गिरना है। तो हमें सबको मिलके चाहिए कि एक दफा इस इमारत की टपकती हुई छत को गिराएं और इस प्लॉट तो खाली हमारे पास मिल जाएगा, हमें उस प्लॉट पर 3-4 रहने के काबिल सस्ते से कमरे बनाएं और आगे चलें। अगर आप मेरी बात को समझ गई हैं या लोग समझ जाएंगे तो वो मेरी बात की गहराई को समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन शबर जदी साहब आप वजह फरमा रहे हैं, बहुत सारे जगहों पर मैसेज चला गया होगा, लेकिन ये जो वजारत खजाना का कलमदान है, इस पे अब की बार नून लीग बड़ी कंफ्यूज लग रही है। इसहाक डार साहब के बारे में पहले भी ये मशहूर था कि वो बहुत आर्टिफिशली जी मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि अगर आप वजीर खजाना नहीं रखें तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ये कहना है, देखो मेरी बात सुनो ना, कि आप किसी भी आदमी की कारकर्दगी उस वक्त देखते हो जब उसके पास स्पेस हो काम करने की। जब आपके पास स्पेस ही नहीं है तो आप क्या बात करें। देखिए फरवा, आपने इतनी लंबी प्रियम्बल बोली, क्या ये कौम के लिए
एक निहायत दर्दनाक बात नहीं है कि हमारी इकोनॉमिक्स डिस्कशन का सिर्फ इस वक्त एक ही मौजू है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है कि क्या हमें IMF से पैसे मिल जाएंगे। इससे ज्यादा बेगैरती क्या होगी? सोचे ना आप मुझे बताइए, आपने भी शुरू किया IMF, ठीक है, किसी बंदे ने कोई और बात नहीं की कि IMF से पैसे मिल जाएंगे, हमें कहीं से भीख मिल जाएगी, उस भीख मिल के हम उससे 3 दिन की रोटी खा लेंगे। तो जब एक कौम को बेकारी बनने की आदत पड़ गई है और वो अपने आप को सही नहीं करती, तो आप उससे क्या उम्मीद करने जाते हैं? लेकिन शहबाज अली साहब, फिर हल क्या है? अगर हम कशकोल नहीं उठाते हैं, और जाहिर है कि कोई भी खुश दिली से तो नहीं चाहता है कि वो IMF के पास जाए और तरले मिन्नतें करे, तो फिर इसका अल्टीमेट हल क्या है? मैंने हल बताया ना आपको कि आप एक पुरानी बनी हुई कोठी में रह रहे हैं जिसमें अच्छी ऊंची सी दीवार है, बड़े ऊंची सी छत है, आपको कमरे हैं। मुझे बात समझ आती है, लेकिन जिन्होंने मुल्क चलाना है ये बात तो उनको समझ आनी चाहिए ना। और उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि अगर IMF की तरफ नहीं जाएंगे तो डिफॉल्ट हो जाएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। डिफॉल्ट हो जाएगी मेरी बात सुनो, डिफॉल्ट होकर कोई बेड़ा गर्क नहीं होगा, डिफॉल्ट होकर मुल्क बेहतर हो जाएगा। अच्छा, वो कैसे? आज डिफॉल्ट नहीं है क्या? अच्छा, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है? सर देखिए मेरी बात सुने, जी। ये जो आप लोगों ने एक ऑप्शन बनाया हुआ है, मुझे एक बात बताइए, श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया था, ठीक है, बिल्कुल। श्रीलंका डिफॉल्ट के बाद बेहतर हुआ या खराब हो गया? लेकिन सर सिस्टम इस तरह सिस्टम चलते नहीं है। डिफॉल्ट एक लफ्ज जो है वो इटसेल्फ आदमी। आपने मेरी बात सुना, आपने कितनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है? मैं यही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ, आपने कितनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है जो आप ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट आएगा? तो पाकिस्तान में आम आदमी का तो जिंदगी में डिफॉल्ट हो चुका है ना मैडम, आप खुद ही कह रही हैं। बिल्कुल हो चुका है, आप खुद ही कह रहे हैं, आम आदमी का तो डिफॉल्ट हो चुका है ना। उस आम आदमी को क्या खुदकुशी गोली तो नहीं मारेंगे ना? मैं ये कह रहा हूँ आम आदमी के लिए तो डिफॉल्ट है ना, उसके लिए तो ना हाल है ना मुस्तकबिल है, तो उसका तो डिफॉल्ट हो चुका है ना। आप सिर्फ रियासत की इमारत को, इस्लामाबाद की बोसीदा इमारतों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इन बोसीदा इमारतों को एक दफा गिरने दें। देखिए मेरी बात समझें, ये कभी भी पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अशराफिया कभी भी कोई सही कदम नहीं उठाएगी जब तक उनके सर पे ये पत्थर आके नहीं गिरेगा। बहुत शुक्रिया शहबाज अली साहब, आपने वक्त निकाला। और नाज़रीन, आखिर में बात करेंगे फ़लस्तीन की, क्योंकि फ़लस्तीन की बात करना हमारे लिए बहैसियत कौम बड़ा ज़रूरी है। सलाम मैं शहदाए अर्ज़ मुक़द्दस सलाम, ए फ़लस्तीन तेरे शहर की गलियों को सलाम, जो बेरहमी से कुचली गई उन मासूम कलियों को सलाम, जान हथेली पर लिए सारे नौजवानों को सलाम, दुश्मन के सामने सीना सुपर नौजवानों की माओ के हौसलों को सलाम, जुल्म के तूफान के सामने अज़्म आहन लिए बुजुर्गों को सफ़ा, सफ़ाकियत और बर्बरियत की आंधी में जलते रोशन चरागों को सलाम, बैतुल अक़दस की सलामती के लिए उठते हर दस्ते दुआ को सलाम। 7 अक्टूबर 2023 से आज तक 5 महीनों में फ़लस्तीन की सरजमीन पर बारूद की बू है, धमाकों की लरजराहट है, आसमान का सीना चीरती सिसकियों की आहो बका है, हजारों तहतैग हैं मगर सैकड़ों सफबंदी किए हुए हैं, इंसानियत के नाम नेहाद बदनुमा चेहरों पर मुज़य्यन आंखों पर स्याह पट्टी बंधी है और बदमस्त भेड़िया आहनी गोलों, बारूदों, टैंकों और मिसाइलों से अस्पताल, इबादत गाहों, स्कूल और पनागाहों की तफरीक भूलकर गोले बारूद से मासूमों के चीथड़े उड़ा रहा है। इमदादी कैंप पर खुराक लेने वाले निहत्ते मासूमों के जिस्म जब गोलियों से इस्राएली फोर्सेस ने छलनी किए तो फ़लस्तीनियों ने एक ही नारा बुलंद किया कि हमें खाना और गोलियां एक साथ न दी जाएं। मगर मगरिब की बेहिसी देखिए कि जिनको खाने का निवाला मुयस्सर नहीं, उनके हक में जंगबंदी पर बोलते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडेन आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ये मगरिब की बेहिसी नहीं तो और क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश की गई जंगबंदी की करारदाद को इसराइल के हक में वीटो करने वाला साहब बहादुर अब जंगबंदी के इशारे दे रहा है, जबकि उन्हीं की इमा पर इसराइल कई बार फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन छोड़ने का अल्टीमेटम दे चुका है। मगर आगे से एक ही आवाज़ आती है कि अल्लाह से वादा है
हम ये सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। भूखे मर जाएंगे मगर जिल्लत का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। उन्नीस से अब तक 7.5 लाख फलस्तीनियों को अगवा किया गया है, जबकि गुज़श्ता 5 माह में 30,000 से ज़ायद अफराद शहीद जबकि 70,000 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। हज़ारों मकान तबाह और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। और अब अमेरिका कह रहा है कि वो फलस्तीनियों के खुद मुख्तारी के हक को तस्लीम करता है। मगर अब जब हज़ारों घर जल गए, ख़ानदान तबाह हो चुके, बहनें अपने भाइयों से जुदा हो गई, कहीं माँ बाप तो कहीं औलाद अपने वालिदैन से बिछड़ चुके, वहशत के डेरे हैं, भूख के साए हैं, खौफ के बादल हैं और अपनी ही सरजमीन बल्कि अपने घर में लाखों लोग पराए हो चुके हैं। मोहलक हथियार मासूमों की छातियों पर बरसाए गए, इमदादी सामान के मुंतज़िर निहत्तों पर गोले बरसाए गए, अस्पताल में ज़ेरे इलाज जख्मियों पर मिसाइल दागे गए, यहाँ सीने चाक हुए, जिगर छलनी हुए और गोदें उजाड़ दी गई। मगर इंसानियत और इंसानियत के अलमबरदार चुप का जाम पीकर सोए रहे। किसी ने जंगी जराइम पर आवाज बुलंद नहीं की, किसी ने मासूम बच्चों को खुराक की रसाई ना होने पर बात नहीं की, किसी ने बुजुर्गों और बीमारों पर जिंदगी की सांसें बंद कर देने पर लबकुशाई नहीं की और किसी ने गाजा के आखिरी फ़ाल अस्पताल के बंद हो जाने पर आवाज बुलंद नहीं की। सभी जलते घर देखते रहे, माओं की गोद उजड़ने का नज़ारा तकते रहे और फ़लस्तीन की सरजमीन पर सब्र का पैमाना लबरेज होने का इंतज़ार करते रहे और तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी रकम होने में अपना हिस्सा शामिल करते रहे। मेरे बस में नहीं कि फ़लस्तीन के लिए या उसकी आवाम के लिए कुछ कर सकूं, उनकी सरजमीन उन्हें वापस दिला सकूं, हाँ, मगर जहाँ तक मेरा किरदार है तो मैं वो अदा करती रहूँगी, उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करती रहूँगी, दुनिया के हुक्मरानों का ज़मीर झंझोड़ती रहूँगी और फ़लस्तीन के अपने बहन भाइयों से कहती रहूँगी कि ये कह रही है इशारों में गर्दिशे गुर्दों कि जल्द हम कोई सख्त इनकलाब देखेंगे, निज़ामे चरख में देखेंगे एक तगय्युर ख़ास, सुकूने दहर में एक इस्तराब देखेंगे, इस्तराब देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।